Hello everyone. In this lecture, you will learn about the mass defect, the binding energy, and the packing fraction of a nuclei. Also, we will discuss in this lecture about the nuclear fission and nuclear fusion. Okay, so we are continuing the chapter number 13, nuclei of the class 12 syllabus. So, in this lecture, first of all, we define the mass defect. What is the mass defect? The mass defect is basically the difference between two masses. एंड किन दो के मासेस को के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहेंगे यूजुअली इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियाई is less, or we can say always less than the sum of the masses of its constituent nucleons. यानी इसके जितने भी constituent nucleons होते हैं उनको अगर हम सेपरेट कर दें तो उनके सेपरेट या इंडिविजुअल masses का जो सम है that is always greater comparative to the mass of a stable nuclei. अब ये जो मासेस की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग न्यूक्लियन का मास या जो स्टेबल न्यूक्लियाई का मास है, ये सारे रेस्ट मासेस. ओके, तो रेस्ट मासेस की जो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम यहाँ पर मास डिफेक्ट डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? और इस डेल्टा एम को हम यूजुअली जो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं या थ्योरेटिकली इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. एंड वी सेज दैट कि जब हम न्यूक्लियॉन्स, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है जो एक न्यूक्लियाई को कंपोज करने वाले हैं, सो एक न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में. आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है कि मास एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंजेबल होते हैं या कन्वर्टेबल होते हैं. मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में. ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज लेके हम इस मास डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिलते हैं उसको थियोरेटिकली हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस से एक्सप्लेन करते हैं. तो ये जो मास डिफेक्ट की वैल्यू है, ये मास डिफेक्ट की वैल्यू हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो पार्शियली कन्वर्ट होता है. रिमेंबर, सारे न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम रहेगा. जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, चाहे वो फिशन हो, फ्यूजन हो या किसी भी टाइप की डिफरेंट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो, तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मासेस होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो हाई रहते हैं कंपैरेटिव टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. और इनके मास डिफरेंस को भी हम मास डिफेक्ट कहते हैं और इसी से हम उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैलकुलेट करते हैं. तो यही मास डिफेक्ट और आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसी को हम यहाँ पर यूज लेंगे. तो इस मास डिफेक्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, ये क्यों होता है उसका हम रीजन देंगे थियोरेटिकली कि इस रिलेशन की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं. देन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, हाउ वी राइट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस. और ये सारे मासेस मैं फिर कह रहा हूं दे आर द रेस्ट मासेस, क्योंकि रिलेटिविस्टिकली जो हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस लेते हैं वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या मास भी रिलेटिविस्टिक होता है. तो ये जो मासेस की हम बात कर रहे हैं दे आर द रेस्ट मासेस. और रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, जो वेलोसिटी के साथ में चेंज होता है, जिसका एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, इट इज m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन ये बताती है कि मास आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, बट वी आर टेकिंग ओनली द रेस्ट मासेस ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियाई. तो इसको हम एक बार डिफाइन करते हैं. सबसे पहले मैं ले रहा हूं मास डिफेक्ट. It is found that the mass of, even rest mass यहां पे लिख देते हैं हम, rest mass of a stable nuclei, rest mass of a stable nuclei is always less than the sum of masses of या rest masses of its constituent nucleus, its constituent nucleus.
अब न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग क्या होता है? इट इज जस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है उसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मैं ये बता रहा था कि मास नंबर चेंज नहीं होता किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, हर न्यूक्लियॉन का एक फ्रैक्शन ऑफ मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा का पूरा न्यूक्लियॉन या कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। नो, ईच न्यूक्लियॉन का मास कन्वर्ट होता है, और वो भी बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में। और एक एएमयू, हमने ये कैलकुलेशन भी की है पहले, तो 1 एएमयू मास को अगर हम कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक न्यूक्लियॉन पूरा, हम न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो एक न्यूक्लियॉन पूरा वहाँ कन्वर्ट नहीं होके हर न्यूक्लियॉन के थोड़े थोड़े मासेस, जो फ्रैक्शन ऑफ मास हम उसका कह सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट होता है। इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वही रहते हैं जिसको हम मास नंबर ए से लिखते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा बैलेंस करती है जब हम उसको मास नंबर और एटॉमिक नंबर से चेक करते हैं। ओके, जो एनर्जी रिलीज होती है वो हर न्यूक्लियॉन के स्मॉल मास के एक्सपेंशन से होती है। ओके, सो इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को लिख सकते हो आप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस डिफरेंस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। This difference is called mass defect, denoted by delta m। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? Denoted by delta m। Okay, then the mass defect can be explained, जैसे मैंने अभी बताया था कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Can be explained by Einstein's mass energy equivalence, Einstein's mass energy equivalence, that is E equals to mc square, और इसको हम ऐसे यूज ले सकते हैं डेल्टा E equals to डेल्टा m into c square। ओके, सो डेल्टा E जो एनर्जी कन्वर्ट हुई, डेल्टा m जो मास वहां पर डिफरेंस आया दोनों के रिगार्डिंग स्टेबल न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में, और c स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ c वी ऑल नो इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज द फिनोमेना जिसको मास डिफेक्ट हम कहते हैं, वो इस इक्वेशन जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, सो द एक्सप्रेशन, अब हम x के एक्सप्रेशन की बात करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ मास डिफेक्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, कैसे देते हैं? देखो, इस मास डिफेक्ट के एक्सप्रेशन को डेल्टा m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स और इंडिविजुअल प्रोटॉन्स का। तो सबसे पहले डेल्टा m हो जाएगा z नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ईच प्रोटॉन का मास मान लेते हैं mp है। क्लियर? और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? a माइनस z, और ईच न्यूट्रॉन का मास mn, और माइनस में कैपिटल mn लिख रहा हूं, ये रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियाई। दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई व्हेन आई से। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? ये न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मासेस का सम और ये स्टेबल न्यूक्लियाई का मास, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, अब मैं यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन्हीं दोनों का जो ये डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द मास डिफरेंस। ओके, तो यहाँ वेरियस टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons, then E minus Z is number of neutrons, then MP, it is mass of proton, Mn is mass of neutron, and last one capital Mn is mass of stable nuclei। क्लियर? ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगी, वो जो भी न्यूक्लियाई है उसका ये मास होगा mn।
ठीक है, न्यूक्लियस कह सकते हैं हम यहाँ पर, न्यूक्लियाई तो बेसिकली प्लूरल वर्ड है, सो न्यूक्लियस कह सकते हो कि दिस मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट मास, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके न्यूक्लियॉन्स के मासेस के सम से, तो वो हमें मास डिफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसी को देखो हम एक और एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द एटम, या हाइड्रोजन का एटम का जो मास होता है उसकी टर्म। तो एक एटम का जो टोटल मास अगर हम कैलकुलेट करें, देन टोटल मास विल बी व्हाट? इट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस का मास प्लस द इलेक्ट्रॉन्स का मास। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास के लिए भी z ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो z इंटू me में यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन का मास लेता हूँ तो z इंटू me नंबर ऑफ टोटल मास इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, और न्यूक्लियाई का मास हम कितना ले रहे हैं mn, तो इन दोनों को सम कर दे तो मास ऑफ द एटम आ जाएगा। जिस किसी एटम का वो न्यूक्लियस है उसके मास को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो इफ Ma is mass of atom and Me is mass of electron, अगर हम इसको एटम और इलेक्ट्रॉन का मास कहें तो Mn क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई एटम का कितना मास है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा ना, इजी है ये। इट इज द न्यूक्लियस मास व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द एटम एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम यहाँ पर अगर इक्वेशन को इस इक्वेशन में यूज लें तो डेल्टा m क्या होगा? देखो, देयरफॉर डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस, देखो इसको नेगेटिव यहाँ पुट करना है, माइनस MN है तो Ma तो हो जाएगा नेगेटिव और ZME यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके, सो दिस माइनस माइनस विल बी प्लस एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर प्लस। नाउ इन दीज टू टर्म्स, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में अगर हम z को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? Mt प्लस Me, और Mp प्लस Me को हम क्या लिख सकते हैं? Me प्लस Me, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास का सम किसके इक्वल होता है? हाइड्रोजन एटम का मास, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इट इज द सम ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल्स टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम इस तरह से मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, 1h1 से उसको हम लिखते हैं। ओके, सो अगर हम इन दोनों को कॉमन लेके देखो लाए तो एक और एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा विच इज ZMH, MH मैंने बताया क्या है यहाँ पर, प्लस A माइनस ZMN और माइनस Ma, तो एटॉमिक मास यानी मास ऑफ द एटम और जो हाइड्रोजन एटम का मास है उसकी टर्म में हम डेल्टा n को इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सेम डेरिवेशन के स्टेप हम बाइंडिंग एनर्जी के डेरिवेशन में भी यूज लेंगे। ओके, कि ये जो Mn है ये हमारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। क्लियर? सो सेम these three steps we can use in derivation of the binding energy, और binding energy nothing it is just delta m into c square, बट उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। The next definition is the packing fraction. So what is the packing fraction? It is just the mass defect per nucleon, यानी एक न्यूक्लियन के लिए कितना मास डिफेक्ट आएगा, that is equivalent to this packing fraction। ये पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली डिफाइन, ये न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको डिफाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उस न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को बताता है। अगर न्यूक्लियर का जो मास नंबर है वो 20 से लेस है या 200 से ग्रेटर है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आने का मतलब अभी उसको एनर्जी रिलीज करनी है, यानी अभी वो स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं।
ओके। अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी होती है? जिसका A लेस देन 20 या A ग्रेटर देन 200 है, और उस केस में उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। सिमिलरली इसी के अपोजिट अगर हम कहें कि A ग्रेटर देन 20 और लेस देन 200 है, तो उस सिचुएशन में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब हो गया एक तरह से मास डिफेक्ट का नेगेटिव हो रहा। मास डिफेक्ट नेगेटिव होने का मीनिंग है कि उस मास का ऑलरेडी एनर्जी में कन्वर्जन हो चुका है। तो अगर वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो न्यूक्लियाई कैसी बन गई? स्टेबल बन गई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और जो अनस्टेबल है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये हम पैकिंग फ्रैक्शन का एक सिग्निफिकेंस कहेंगे। एक और सिग्निफिकेंस ये कहेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन हर न्यूक्लियॉन की मास डिफेक्ट को बताता है, और वो भी मास डिफेक्ट भी बाइंडिंग एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर को ही हम बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन है उतना ही ज्यादा उसकी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा है यानी कि उस न्यूक्लियस में जो अवेलेबिलिटी है एनर्जी की वो बहुत हाई है। समझ गए? अगर पैकिंग फ्रैक्शन हाई है तो उसका मीनिंग है कि मास डिफेक्ट हाई है। मास डिफेक्ट हाई होने का मतलब ज़्यादा मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हाई होने का मीनिंग है कि इट इज हैविंग मोर एनर्जी, या देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी विद इन दैट न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम इन न्यूक्लियस को जिनको हमें जिनसे हमें एनर्जी रिलीज करानी होती है उसमें हमें ये पैकिंग फ्रैक्शन चेक करना होता है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। तो जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ही हम ये कह सकते हैं कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जस्ट मास नंबर मास डिफेक्ट को ए से डिवाइड करना है और इसके ये दोनों सिग्निफिकेंस यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, सो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। द पैकिंग फ्रैक्शन इज, इसको भी हम न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन भी सॉलिड स्टेट में भी हम इस तरह के पैकिंग फ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। So the nuclear packing fraction is the mass defect per nucleon, यानी कि एक न्यूक्लियॉन के लिए, दैट इज, इसको अगर मैं PF से लिखूं शॉर्ट में, ओके, P डॉट F डॉट, इसका कोई अलग से सिंबल नहीं है, P डॉट F डॉट से लिख रहा हूं, तो ये होगा क्या? इट इज जस्ट डेल्टा M अपॉन A। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। एक न्यूक्लियॉन के लिए मास डिफेक्ट को हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन से डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो ये डेल्टा M अपॉन A से रिप्रेजेंट होगा। मोर द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर विल बी मास डिफेक्ट and hence more will be binding energy of nucleons, binding energy of nucleons, जिसको हम डेल्टा E को डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, बस यही डेफिनेशन है, यही एक्सप्रेशन है इसका, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, hence more energy is available, more energy is available, ये सिग्निफिकेंस है इस पैकिंग फ्रैक्शन का कि क्यों हम इसको डिफाइन करते हैं। तो more energy is available within nucleus। क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है, वो इसके पैकिंग फ्रैक्शन को, पैकिंग फ्रैक्शन से हम मेजर कर सकते हैं या उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इसका सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर कहेंगे कि इफ द न्यूक्लियाई हैव A लेस देन 20 और A ग्रेटर देन 200, देन पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, और इस पैकिंग फ्रैक्शन का पॉजिटिव होना अनस्टेबिलिटी को बताता है। इट मींस दैट इज मास डिफेक्ट यहाँ पॉजिटिव है। क्लियर? मास डिफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब द मास हैज टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी,
यानी अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, हैज टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दैट इज द न्यूक्लियाई विल बी अनस्टेबल। द न्यूक्लियाई, वो जो न्यूक्लियाई है जिसका मास अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है एनर्जी में, वो अनस्टेबल होती है। तो न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के लिए ये ध्यान रखना कि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, और वो कब होगा, जब A लेस देन 20 या A ग्रेटर देन 200 है। और ऐसी न्यूक्लियाई ही न्यूक्लियर फ्यूजन शो करती है जिनका A लेस देन 20 होता है, और फिशन शो करती है जिनका A ग्रेटर देन 200 होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड केस लिखूं कि A जो है वो 20 से ग्रेटर है, if A is greater than 20, if A is greater than 20 or less than 200, then पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, और उसका मीनिंग है डेल्टा एम का नेगेटिव होना। और डेल्टा एम नेगेटिव होने का मीनिंग कि मास ऑलरेडी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो न्यूक्लियाई कैसी होगी, वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगी। ओके, तो दैट इज द न्यूक्लियाई या द मास ऑलरेडी converted into energy and hence the nuclei will be stable. The nuclei will be stable. यानी ऐसी न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होती है जिनके पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होते हैं, और ये इस रेंज में लाई करेगा A20 और 200। ये ना फिशन शो करती है ना फ्यूजन शो करती है। ओके, तो इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ऑलरेडी इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि मास डिफेक्ट इनका नेगेटिव आ रहा है, और मास डिफेक्ट नेगेटिव मतलब मास कन्वर्ट हो चुका है। देखो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मास डिफेक्ट यानी स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो, या अलग अलग न्यूक्लियॉन्स का मास का सम जो है वो कम हो गया स्टेबल न्यूक्लियाई से, वो मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है मास डिफेक्ट नेगेटिव का कि वो जो न्यूक्लियॉन्स है वो अपना ऑलरेडी मास कम लूज करके या ऑलरेडी मास कन्वर्ट करके एनर्जी में वो न्यूक्लियस बाउंड बन चुका है, यानी एक न्यूक्लियस का जो बॉन्ड होता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसमें कन्वर्ट हो चुका है। उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसका सिग्निफिकेंस ध्यान रखना डेल्टा एम का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, और ये कब स्टेबल होगी, कब अनस्टेबल होगी, और अवेलेबिलिटी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये पैकिंग फ्रैक्शन। और इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, इसका एक्सप्रेशन हम चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ZMP प्लस A माइनस ZMN और माइनस M कैपिटल N डिवाइडेड बाय A। क्लियर? ये जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डेल्टा एम लिखा था, वो डेल्टा एम की वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय A कर दो, तो दिस विल गिव यू द पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Now we defined the binding energy. The binding energy is what? It is just the energy which bind the nucleons within the nucleus. As we know, the nuclear structure is a solid, or we can say nuclear structure is a stable structure. क्लियर? न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इवन 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपैरिजन में, और वो न्यूक्लियॉन्स पर इक्वली लगता है, आइदर इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डजंट मैटर। और वैसे भी ये न्यूक्लियॉन्स जो है वो डिफरेंट किस कारण है, वो चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण, अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल फॉर ऑल रिमेनिंग एस्पेक्ट्स वी कैन से। सो इन दिस केस वी कैन से कि अगर हम इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आइदर वी मूव ऑल द न्यूक्लियॉन्स वन बाय वन आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब आउट ऑफ द न्यूक्लियस जब न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं तो उनके ऊपर लगने वाला या उनका आपस में जो फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो न्यूक्लियर साइज है, और न्यूक्लियर साइज से ज्यादा डिस्टेंस पर न्यूक्लियॉन्स होते हैं देन दे डू नॉट फॉर्म द न्यूक्लियस, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी उनकी नहीं रहेगी।
उस सिचुएशन में, यानी वो बाइंड नहीं करेंगे एक दूसरे से। सो यहाँ हम इसको डिफाइन, जैसे हमने चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी कि हम 1 बाय 1 चार्ज को कहाँ से उनकी पोजीशन से इन्फिनिटी पर लेकर जाएं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वही उसकी चार्ज की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट था। सेम चीज हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर द केस ऑफ दिस न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस and to move them to such a distance that they do not interact with each other, इतनी लार्ज डिस्टेंस पर। और वैसे भी आउट ऑफ न्यूक्लियस ले गए तो वो सफिशिएंट लार्ज डिस्टेंस है जहां वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण मैं कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वहां रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट कर दे, इतनी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दे कि आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट न करे, तो उस केस में हम उसकी एनर्जी को या उस वर्क डन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बाइंडिंग एनर्जी की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम उसी मास डिफेक्ट टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, यानी जो भी मास डिफेक्ट है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो इसको डेफिनेशन लिखो, वी नो द atomic nucleus has a stable structure and strong nuclear force acts between न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये हमें ऑलरेडी नोन है। तो इसी फोर्स के कारण, सो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बाइंडिंग एनर्जी। यही फोर्स होता है जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अब इसको हम डिफाइन कैसे करें, देखो कि बाइंडिंग एनर्जी को डेफिनेशन कैसे दें। वी हैव टू डू, मैं एक लाइन और लिखता हूं, वी हैव टू डू सम वर्क टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स so that they do not interact। और किसके कारण इंटरेक्ट नहीं करे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण इंटरेक्ट नहीं करे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन अगर हम जीरो कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उतनी एनर्जी से हमने उन न्यूक्लियन को बाहर ले लिया। अब बाइंडिंग एनर्जी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। ये जो वर्क डन किया जाएगा, अगर एक न्यूक्लियन को हम सेपरेट कर दें और अगर सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट कर दें तो वो उसकी पूरी बाइंडिंग एनर्जी। इसका देखो रिवर्स भी हम बता सकते हैं कि अगर हम न्यूक्लियॉन्स जो सेपरेटेड है ऑलरेडी लार्ज डिस्टेंस पर है और दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इफ वी कंबाइन देम ऑल, तो उसके लिए जो हमें वर्क डन या एनर्जी वहाँ यूज लेनी पड़ेगी, वो भी वर्क डन और एनर्जी उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करेगा। कि एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी या तो जो न्यूक्लियॉन्स उसमें है उसको आप सेपरेट कर दो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, या इन न्यूक्लियॉन्स को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उनको बाइंड कर दो विद इन द न्यूक्लियस। एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है। तो इस वे में, इन दोनों ही वे में हम ये कहेंगे कि उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड या टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड, दैट इज इक्विवेलेंट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो एक डेफिनेशन इसकी इस तरह से ध्यान रखना। तो नाउ the binding energy of a nucleus can be defined as the total amount of work done, the total amount of
वर्क डन कह दो या एनर्जी रिक्वायर्ड कह दो। ओके, दोनों का मीनिंग एक ही होगा क्योंकि वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, इसीलिए। सो टोटल वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate all the nucleons, all of its nucleons कह देता हूं, its nucleons to such a large distance so they do not interact, क्लियर। इतनी लार्ज डिस्टेंस पर ले जाओ कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करे, और उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पर उसकी बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करेंगे। इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो पूरी हमने उसको सेपरेट कर दिया, पूरा उनको अलग अलग कर दिया कि फिर वापस में उनका कोई बाइंड नहीं है, यानी बॉन्ड नहीं बन रहा, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं जिससे कि वापस वो न्यूक्लियस को फॉर्म कर सके। ओके, सो इसीलिए हम इस वे में इसको डिफाइन करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन को इस तरह से दिया जाता है। डू नॉट इंटरेक्ट मींस उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न लगे, और सिंपली मैं कहूँ न्यूक्लियस से बाहर निकाल दो, क्योंकि न्यूक्लियर साइज तक ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है। ओके, सो दिस बाइंडिंग एनर्जी कैन ऑल्सो बी फाइंड by product of मास डिफेक्ट, यानी जो हम मास वहां पे कम होगा जब हम न्यूक्लियन को विद इन न्यूक्लियस लाएंगे तो उसमें मास डिफेक्ट आएगा, या न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस से बाहर ले जाएंगे तो उनका मास बढ़ जाएगा। तो जो मास इंक्रीज हुआ, रिवर्स ऑर्डर में कहें तो जो मास इंक्रीज हुआ उसको भी हम मास डिफेक्ट कह सकते हैं, वो एक तरह का नेगेटिव मास डिफेक्ट हो गया। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। तो दैट इज डेल्टा ई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसको हम मास डिफाइन करेंगे, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम की वैल्यू पुट करें तो ई क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू इट विल बी जेड एम पी, एक बार मैं रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियाई की टर्म में लिख रहा हूं, ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन इंटू सी स्क्वायर, या फिर हम इसको एक और ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के मास की टर्म में, दैट इज जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम ए, मास ऑफ द एटम है ये, इंटू सी स्क्वायर। अभी हमने जो डेरिवेशन किया था मास डिफेक्ट का, अब मैं यहाँ एक रिलेशन लिखूंगा कि सिंस मास ऑफ द एटम इज मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू जेड इंटू एम ई, इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मास, तो न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मास, ये मास ऑफ द एटम को रिप्रेजेंट करता है, और यही मास ऑफ द एटम यहाँ पर डेल्टा ई को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको डिराइव भी देखो इन्हीं स्टेप से, 2-3 स्टेप्स जो मैंने मास डिफेक्ट में इंट्रोड्यूस किए थे। अगर ऐसे आता है क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो यू जस्ट राइट द मास डिफेक्ट और कन्वर्ट इट इनटू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड मास ऑफ द एटम, और इस इक्वेशन को यूज लेके वही डेरिवेशन एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन कहलाएगा। ओके, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मैं यहाँ पर इसको, ये दोनों एक्सप्रेशन हम लर्न कर सकते हैं, बोथ एक्सप्रेशंस आर वैलिड फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। एक कई बार हम इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हैं, और वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताती कि वो न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर विल बी द स्टेबल द न्यूक्लियस।
क्लियर। आयरन जो होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाई होती है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में से एक माना जाता है। तो हाईएस्ट जो स्टेबिलिटी है वो डिफाइन होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से, यानी एक न्यूक्लियॉन को अगर मुझे न्यूक्लियस से बाहर निकालना हो तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहेंगे। और वो भी पर न्यूक्लियॉन जो मास डिफेक्ट आता है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए दैट इज, और पैकिंग फ्रैक्शन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर। तो ये एक लाइन मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको डेल्टा ई बी एन से लिखा जाता है और ये है यही डेल्टा ई बी अपॉन ए, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा एम अपॉन ए इंटू सी स्क्वायर। ओके, गिव्स अस, क्या देता है ये, गिव्स अस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। ओके, सो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट फिशन और फ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। Now we discuss about the nuclear fission and nuclear fusion. These two are an important phenomena in which a large amount of energy releases. Okay, so जो energy release होती है उसको हम utilize करते हैं, like nuclear fission में जो energy release होती है this is used to produce the electricity, जिसको nuclear power plant में हम use लेते हैं। इसी तरह से अगर nuclear energy को control, nuclear fission अगर uncontrol हो जाए then it converted into the nuclear bomb। ओके, तो न्यूक्लियर बॉम्ब इज द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर मैं एप्लीकेशंस बताऊं तो स्टार्स और सन की जो एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो रीजन हम मानते हैं एंड दैट वी से दैट इट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, the phenomena which takes place on the surface of or on the earth, on the sun and the stars is nuclear fusion. So nuclear fusion क्या होता है और nuclear fission क्या होता है उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे, उसकी कुछ रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे और प्लस साथ में उस रिएक्शंस की हेल्प से इसके यूजेस भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इन ब्रीफ हमें इस फिशन और फ्यूजन को यहाँ पर स्टडी करना है। So let us start with the nuclear fission. What is the nuclear fission? Nuclear fission is the phenomena in which a heavy nuclei, which is mostly unstable and having the A greater than 230, जिसका मास नंबर 230 से ज़्यादा होता है, ऐसी न्यूक्लियाई क्या करती है, न्यूक्लियर फिशन शो करती है क्योंकि वो अनस्टेबल होती है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बहुत हाई होते हैं और प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है विद इन द न्यूक्लियस वो बढ़ जाता है, इसीलिए ये अनस्टेबिलिटी को गेन करती है और उस अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में आने के लिए सम टाइम दे डू स्पॉन्टेनियस फिशन और सम टाइम दे द फिशन इज आल्सो एक्साइटेड। तो हम एक्साइटेड फिशन की अगर बात करें तो एक हैवी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 230 से ग्रेटर है, उस न्यूक्लियाई को अगर हम एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करते हैं या किसी भी तरह से उसको एक्साइट करते हैं, उसको हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करते हैं, तो इट ब्रेक्स इनटू टू कंपेरेबल और नियरली मासेस, टू कंपेरेबल मासेस में या दो कंपेरेबल मासेस की न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो जाती है और दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो जाती है जिनका मास कंपेरेबल होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। ओके, न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हैविंग ऑर्डर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम एक एग्जांपल अगर लें, यूरेनियम 235 के पर अगर हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें बेरियम एक तरह से यहाँ इमिट होगा, यानी कि बेरियम में कन्वर्ट होगी और एक क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होगी। ओके, एक बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में, तो बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों जो है वो उनके मासेस कंपेरेबल होंगे और वी कैन से कि ये दोनों पार्ट में स्प्लिट होगी। तो एक हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट होना या ब्रेकअप होना टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में ऑफ कंपेरेबल मास, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द
न्यूक्लियर फिशन। अब इसमें देखो कुछ न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं, जैसे हम इक्वेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें ए और जेड को बैलेंस करेंगे, तो बेरियम और क्रिप्टॉन जब कन्वर्ट होता है यूरेनियम से, तो वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स और इमिट होते हैं, तो न्यूट्रॉन सॉरी 3 न्यूट्रॉन्स और इमिट होते हैं, और वो न्यूट्रॉन और आगे फर्दर इमिशन का ये फिशन कराते हैं फॉर द रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो अभी फिशन जिनका नहीं हुआ था। तो एक जो रेडियो एक्टिव एक जो सैंपल होता है, एक न्यूक्लियाई होती है जिसमें बहुत सारे यूरेनियम 235 है, तो उसमें एक न्यूक्लियाई को हम अगर फिशन करा दें तो उससे आगे फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। इन्हीं न्यूट्रॉन्स को जैसे 1 से 3 होंगे, 3 से 9, 9 से 27 एंड सो ऑन, और इन न्यूट्रॉन्स को अगर हम कंट्रोल कर लें और मान लो एब्जॉर्ब कर लें न्यूट्रॉन को किसी प्लेट्स की हेल्प से, तो वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, वो न्यूक्लियर फिशन का जो फिनोमेना है, तो उसको हम कंट्रोल्ड कहते हैं। और ये अगर इंक्रीज होते जाए तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। केवल एक न्यूट्रॉन से हम बहुत लार्ज अमाउंट की एनर्जी न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अबाउट द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, द फिनोमेना और वी कैन से प्रोसेस, द फिनोमेना in which a heavy nuclei या heavy nucleus, सॉरी न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे इसको, heavy nucleus जिसका A greater than 230 हो, अप्रॉक्स वैल्यू मैं यहाँ बता रहा हूँ, ओके, A greater than 230 when excited converts into two smaller nuclei of comparable mass, ओके। तो ये न्यूक्लियाई क्या होती है, कंपेरेबल मास में स्प्लिट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू या स्प्लिट्स इनटू वी कैन से, ओके, यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कह सकते हैं, splits into the smaller nuclei of comparable mass. The large amount of energy releases in this process, इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, पीसफुल उसका यूज किया जा सकता है लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी रिलीजेस इन दिस प्रोसेस। अब ये रिलीज कैसे होती है, कैन बी फाइंड बाय इक्वेशन। यहाँ भी देखो वही इक्वेशन जो हम बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन यूज ले रहे थे, इसी एनर्जी इक्वेशन से इसको Q वैल्यू कहा जाता है, एंड इट इज आल्सो डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। यानी जो रिएक्टेंट्स होंगे, जैसे अगर यूरेनियम और न्यूट्रॉन को मैं कहूं तो दे आर रिएक्टेंट्स, और जो बेरियम और क्रिप्टॉन है उसको हम क्या नाम देंगे, दे आर द प्रोडक्ट्स। तो या न्यूट्रॉन भी उसमें ऐड कर लो। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका अगर हम मास कैलकुलेट करें, और जो यूरेनियम और इसका न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट, टोटल मास की बात करें, मास नंबर की बात नहीं करें, तो वो अगर हम कैलकुलेट करें तो उस सिचुएशन में हमें जो मास की वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस मिलता है, और वही डिफरेंस हम कैलकुलेट इसकी जो Q वैल्यू एनर्जी रिलीज्ड है उसको कैलकुलेट करने में यूज ले सकते हैं। तो डेल्टा M इंटू C स्क्वायर ही एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको Q वैल्यू भी कहा जाता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक और लाइन लिख लेता हूं। हियर ऑल्सो द मास ऑफ या द सम ऑफ masses of products of reactants is different than the sum of masses of product। क्लियर, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें ये डिफरेंस आता है, और इसी को डिनोटेड बाय m डेल्टा m, इसी को हम डेल्टा m से डिनोट कर देते हैं। एंड द एनर्जी रिलीज्ड
Q कैन बी फाइंड, जैसे हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, बाय या कैन बी फाइंड बाय, वापस मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम अगेन यूज लेते हैं इस एनर्जी रिलीज को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया यूरेनियम 235, जी ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड 235 इसका मास नंबर है। इसको जब हम एक न्यूट्रॉन के साथ इसकी बम्बार्ड यानी न्यूट्रॉन इस पर जब हम इंसिडेंट करेंगे तो जो यहाँ पर दो एलिमेंट निकलेंगे वो एक तो बेरियम 56 और दूसरा होगा यहाँ पर क्रिप्टॉन। ठीक है, सेकेंड जो होगा दैट इज क्रिप्टॉन और 36 इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर 92 ये सेम रहता है, 92 जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है वो इसका मास नंबर होगा, तो याद रखने में इजी है ये। और इनका डिफरेंस 20 का है और ये 141 आता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर बेरियम का जो मास नंबर होगा दैट इज 141 और 3 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर इमिट होते हैं। मैंने बताया था अभी 3 इस तरह से इमिट होते रहते हैं और Q वैल्यू आती। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इन तीनों का मास कैलकुलेट करूं, इन दोनों का मास और उसका डिफरेंस लेके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो Q वैल्यू की, हियर Q वैल्यू इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी केवल एक अगर न्यूक्लियाई फिशन करती है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। अब सोचो कि उस एक अगर हमारे पास सैंपल है जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई है, वो अनस्टेबल है, तो वो अगर सारी साथ में और मल्टीपल होता है, देखो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, तो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ रिलीज होती है। क्लियर, क्योंकि एक न्यूक्लियाई नहीं होती उस सैंपल में, बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो फर्मी की है और एक छोटा सा भी हम पीस लेते हैं उस सैंपल का जिसमें इस तरह की अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो फिशनेबल है, तो उस फिशनेबल न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर सकते हैं और इसीलिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूज लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं इसी का लूंगा, ये एग्जांपल 1 था। सेम यूरेनियम 235 ही ले रहा हूं जो फिशनेबल होता है। ओके, यूरेनियम 235 0 एंड 1। ओके, यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स इमिट होंगे वो है एक तो ज़ीनॉन और एक है स्ट्रोंटियम। एक है ज़ीनॉन और दूसरा है यहाँ पर स्ट्रोंटियम। अब ज़ीनॉन और स्ट्रोंटियम का हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें देखो 56 है ना, ये 54 हो जाएगा और ये 36 है, ये 34 हो जाएगा। यानी उसी एग्जाम्पल से हम 2 कम कर दें अगर ये, यानी दोनों में 2 हमें, सॉरी ये जो दोनों में है ना 2, 54 और 38, तो इसमें अगर 2 कम किया है ना तो ये 38 होगा। क्लियर, यहाँ 2 कम किया है तो यहाँ 4 ऐड हो जाएगा ना, यानी 2 ऐड हो जाएगा। 2 इसमें कम करके इसमें ऐड कर दो तो दोनों का Z वही रहा ना, क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वो तो न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन जो है उसके लिए Z होता नहीं है, प्लस Q वैल्यू यहाँ पर एनर्जी रिलीज आ जाएगी। अब इनके जो मास नंबर है वो मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें, इस ज़ीनॉन का 140 और इसका 94, 140 और 94, तो यहां से 1 जो है वो एक 1 हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो 1 है ये 1 इधर शिफ्ट कर दें तो ये वहां पर एक न्यूट्रॉन यहां पर आएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ये 94 140 और 92 141, यहाँ सॉरी 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, 3 नहीं होते, है ना, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर रही थी। Here 3 neutrons will be not, here only the 2 neutrons will be emitted, क्योंकि बैलेंस करना है। देखो 44 और 2, 4 और 2 यहाँ पर 6 हो गए ना, और 5 और 1 6 है, तो इस तरह से ये हम न्यूक्लियर रिएक्शन एक सेकेंड एग्जाम्पल की फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, देखो 56 36 20 का डिफरेंस है, 56 का 54, 36 का 38, 2 कम किया, 2 यहाँ ऐड हो गया, और 140 94, 141 से 140, 92 से 94, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन्स थे, यहाँ 2 न्यूट्रॉन से इमिट हो गए। और इसको हम यहाँ पर इसका एग्जांपल दें, दिस न्यूक्लियर फिशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसमें इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियर रिएक्शन।
तो पावर प्लांट्स में इसको यूज लिया जाता है, यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एज अ कंट्रोल्ड रिएक्शन टू प्रोड्यूस या टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Similarly, the uncontrolled nuclear fission is called is produced nuclear bomb. यही जो न्यूक्लियर फिशन है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए इस फिशन को कंट्रोल करना कंपल्सरी है अगर हम उसका पीसफुल यूज चाहते हैं. और वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है. जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो डिवाइस होती है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहा जाता है. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. So now the next topic is the nuclear fission, nuclear fusion. और इस nuclear fusion में हम, जैसे मैंने अभी define किया था, nuclear fusion is the phenomena in which the light nuclei are combined to form a heavy nuclei so that it becomes stable. Okay, stability को gain करने के लिए nuclei क्या करती हैं, fuse होती हैं और एक heavy nuclei में, एक single heavy nuclei में convert होती है. लेकिन ये process high temperature पे होता है. क्लियर. फिशन के लिए हमें उसको एक्साइट करना पड़ता है न्यूट्रॉन से, और फ्यूजन के लिए हम यहाँ पर इसको जो हाई टेम्परेचर से एनर्जी सप्लाई करेंगे और उस हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होती है. तो मैंने बताया था कि जो स्टार और सन है उस पर जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो रीज़न हम मानते हैं दैट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन. जहाँ दो तरह की चेन रिएक्शंस को हम उसमें बताते हैं, एक कार्बन नाइट्रोजन और दूसरी प्रोटॉन प्रोटॉन. तो ये चेन रिएक्शंस है जिनकी हेल्प से हम न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन करते हैं कि सन और स्टार्स की जो लार्ज एनर्जी होती है वो इस कारण होती है. Okay, so write down the definition. The phenomena in which the light nuclei जिनके लिए A less than 10 रहता है, ठीक है, at high temperature combine to form a heavy nucleus which is stable. A heavy single nucleus कह दो even इसको, a heavy single nucleus which is more stable. उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है. तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये हाई टेम्परेचर पर होगा. सबसे बड़ी बात, इट विल बी एट द हाई टेम्परेचर. ओके, सो इसका अगर हम एग्जांपल दें तो फॉर एग्जांपल अब मैं दो हाइड्रोजन एटम को अगर फ्यूज करता हूँ, है ना, इफ टू हाइड्रोजन एटम्स आर फ्यूज टुगेदर, तो इसमें एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, 1H2, एक पॉजिट्रॉन E+ और एक न्यूट्रिनो इमिट होता है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. उस एनर्जी को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इट इज 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E+ इज द पॉजिट्रॉन. ये जो है यहाँ पर इसको हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन. दिस इज द न्यूट्रॉन एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन एटम. तो दो हाइड्रोजन एटम और इसका नाम है यहाँ पर न्यूट्रिनो. ओके, दिस वन इज नेम्ड न्यूट्रिनो. पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं. ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल हम इसका दें तो ये दोनों दो ड्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन इसको हम कहें, ये मिलके एक लाइट हीलियम, है ना, ये लाइट हीलियम न्यूक्लियाई है, या इसको लाइट हीलियम आइसोटोप कह सकते हैं. एक लाइट हीलियम आइसोटोप के साथ में एक न्यूट्रॉन और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है यहाँ.
तो दो एग्जांपल मैंने जैसे फिशन में दिए थे वैसे ही दो एग्जांपल हम यहाँ इस फ्यूजन में दे रहे हैं। तो इनका नाम भी मैंने बता दिया कितनी एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज है ये वापस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही इन दोनों का मास माइनस इन तीनों का मास। और वैसे यहाँ पे पॉजिट्रॉन, वैसे यहाँ पर पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो ये मास लेस है कंपैरेटिव टू द मास ऑफ दिस न्यूट्रॉन, इसीलिए हम यहाँ पर इस मास डिफेक्ट जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों का मास और इसका मास, इसका डिफरेंस ले लो और उस डिफरेंस को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो हियर आल्सो द एनर्जी रिलीज्ड can be explained by help of explained by equation Q equals to delta M into C square, जहाँ डेल्टा M क्या है, it is the sum of masses of reactants minus sum of masses of products, यानी जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मासेस का सम है उनका डिफरेंस कर दो, ये डेल्टा एम मिलेगा और इसी डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी रिलीज्ड इन दीज प्रोसेसेस। ओके, द एग्जांपल इसके दूं, द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार and sun is due to the nuclear fusion। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है यही इन स्टार और सन की लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है। इसको भी द सोर्स ऑफ ऐसे लिख लेना, द सोर्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स एंड सन is due to the nuclear fusion, जैसा हम कंसिडर करते हैं तो it is due to the nuclear fusion। दो चेन रिएक्शन वहां बताई जाती है, the chain reactions of sun are, एक है यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन और दूसरी है यहाँ कार्बन नाइट्रोजन। तो ये चेन रिएक्शंस की हेल्प से, अब इसमें कुछ रिएक्शंस आती है न्यूक्लियर रिएक्शन, उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस चेन रिएक्शन की हेल्प से फ्यूजन को एक्सप्लेन करेगी। तो इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी केवल ये बताएंगे व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, उसकी क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस बनेगी, एनर्जी कितनी रिलीज होंगी और प्लस उस एनर्जी को मेजर कैसे किया जा सकता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जाम्पल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 13 जो न्यूक्लियर का था, जिसमें हमने ये 5 डेफिनेशंस आज डिस्कस की है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, देन पैकिंग फ्रैक्शन, देन फ्यूजन एंड फिशन। तो ये 5 टॉपिक्स जो हैं इनको डेफिनेशन और जितना मैंने करा है उस हिसाब से ध्यान रखना। फिर रिमेनिंग जो पॉइंट्स होंगे वो हम इसकी जो शीट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट।